नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, हमने लास्ट लेक्चर में मेंस्ट्रुएशन पढ़ा था और मेंस्ट्रुएशन में प्यारे मित्रों हमने आयत, वर्ग और त्रिभुज पे चर्चा करी थी। बेसिक पढ़ा था। अभी हमने क्वेश्चंस करना स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। वृत्त और चतुर्भुज को भी पढ़ लेते हैं। हमने अभी तक वृत्त और चतुर्भुज का बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह नहीं पढ़ा है, तो उन पे चर्चा कर लेते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, देखिएगा, वृत्त यानी सर्कल। सर्कल देखिएगा, वृत्त देखिएगा, ये कोई सर्कल है, ठीक है जी? नहीं, ठीक है, ये कोई सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में इसको तो बोलते हैं परिधि। ये तो क्या है प्यारे मित्रों? परिधि है। ये तो है परिधि। ये जो मैंने ये वक्राकार लाइन खींची है, इसको तो बोलते हैं परिधि। केंद्र और परिधि को मिलाने वाली भुजा, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली जो भुजा है, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ये है त्रिज्या। ये क्या है प्यारे मित्रों? त्रिज्या। ये त्रिज्या है तो मेरे प्यारे मित्रों ये भी त्रिज्या है। ये त्रिज्या है तो ये भी क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। और इस पूरे को बोलो क्या बोलते हैं अपन? व्यास। ये पूरा का पूरा क्या है? व्यास। और ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं जीवा। परिधि को परिधि से मिलाने वाली भुजा जीवा कहलाती है, और यदि वो केंद्र से गुजरे तो उसको व्यास कहते हैं। परिधि को परिधि से मिलाने वाली को जीवा कहते हैं, और यदि वह केंद्र से गुजर जाए तो उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवाई कौन है? व्यास है, ठीक है। अच्छा, ये भी ये जीवा है, ये भी जीवा है। ऐसा नहीं है कि ये व्यास जो है ये जीवा नहीं है। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। ये व्यास है पर ये व्यास नहीं है, ठीक है। अच्छा, जीवा के कारण बना हुआ ये खंड, ये वाला जो हिस्सा ना, ये वाला, ये जीवा, ये जो हिस्सा ना, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक का, ये यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? चाप। ये है कॉर्ड, आर्क, डायमीटर, रेडियस, सर्कमफ्रेंस। तो ये आर्क है, ठीक है। जीवा और आर्क के कारण, जीवा और आर्क के कारण बना हुआ ये जो हिस्सा है ना, ये, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। इसको क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। ये है वृत्तखंड, ये है चाप, ये है जीवा। अच्छा, ये वृत्तखंड है तो ये बाकी बचा हुआ फिर ये क्या है? ये भी वृत्तखंड है, बस ये लघु वृत्तखंड है, माइनर है, और ये है मेजर। तो ये लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक है। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर हो जाता है। अच्छा, ये चाप है। अगर ये चाप है तो फिर ये पूरा वाला ये क्या है? अगर ये चाप है तो ये पूरा वाला हो जाएगा दीर्घ चाप। ये है लघु चाप। माइनर है तो ये लघु चाप हो गई, और ये बड़ा है तो ये दीर्घ चाप। ये दीर्घ चाप और ये लघु चाप, ये जीवा, ये वृत्तखंड, ये त्रिज्या, ये व्यास, ये परिधि। कौन रह गया? कौन रह गया? देखो, ये सर्कल है, त्रिज्या, त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, और इस त्रिज्या के कारण बना हुआ ये खंड, ये जो खंड आप देख पा रहे हो ना, इस खंड को बोलते हैं त्रिज्य खंड। इस खंड को आप क्या बोलते हो? त्रिज्य खंड बोलते हो। सेगमेंट, ये त्रिज्य खंड है। अच्छा, ये त्रिज्य खंड है तो फिर ये क्या है?
ये माइनर त्रिज्य खंड है और ये मेजर यानी बड़ा वाला लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड। सबके नाम समझ में आ गए ना? ये तो हम सबको पता है कि ये त्रिज्या है, ये पूरा व्यास है, यहां से यहां ये जीवा है, इसको चाप बोलते हैं, ये वृत्त खंड है और त्रिज्याओं से बने हुए खंड को त्रिज्य खंड कहते हैं। सही है मित्रों, इतना तो सबके रेडी हो गया। इसके बाद सुने, हमें मित्रों इन सब के सूत्र आने चाहिए। हमने ये जितने भी नाम लिखे हैं ना, हालांकि यहाँ पर हमने लघु दीर्घ तो लिखे ही नहीं है, उन सब के दोस्तों हमें क्या आने चाहिए? सूत्र आने चाहिए। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो समझो त्रिज्या, त्रिज्या बोलो क्या लिखते हैं? आर। व्यास बोलो, त्रिज्या आर, व्यास बोलो 2r, डबल ऑफ रेडियस। त्रिज्या r है, व्यास क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। परिधि क्या हो जाएगा? 2πr। त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? πr²। ये तो आप जानते ही हो, त्रिज्या, व्यास, परिधि और क्षेत्रफल, वेरी इजी। अच्छा, अगर अर्धवृत्त के बारे में थोड़ी चर्चा करें, थोड़ी अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल के बारे में चर्चा करें। सेमी सर्कल तो कुछ इस तरह का होता है सेमी सर्कल, कुछ इस तरह का होता है सेमी सर्कल, ठीक है। ये त्रिज्या, ये त्रिज्या और ये पूरी परिधि, जो बाउंड्री होती है वही तो परिधि होती है। स्ट्रेट लाइंस का परिमाप होता है जबकि वक्राकारों का परिधि होती है, ठीक है। इसकी परिधि बोलो क्या हो जाएगी? इसकी परिधि मेरे प्यारे मित्रों क्या हो जाएगी? पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr, पूरे वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो आधे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? πr। ये जो पूरा वक्राकार एरिया होता है उसको 2πr लिखते हैं, इसको क्या लिखोगे? πr, πr लिखोगे। पर ये तो पूरी बाउंड्री हुई नहीं, बाउंड्री में तो ये भी आता है, तो πr में क्या जोड़ दोगे? 2r, तो ये हो गया πr प्लस 2r। परिधि प्यारे मित्रों क्या हो जाएगी? πr प्लस 2r हो जाएगी। अच्छा, इसका क्षेत्रफल प्यारे मित्रों, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। हमें तो आधे वृत्त का पूछा है, तो आप πr² का बोलो क्या कर दोगे? आधा। हो गया क्षेत्रफल πr²/2। सही है मित्रों, और तो इसमें कुछ खास बात नहीं। ये तो हम जानते ही हैं कि अगर अर्धवृत्त पे कोई कोण बनेगा तो 90 डिग्री का बनेगा, ये ध्यान रखना। इसको ध्यान रखना कि अर्धवृत्त की परिधि पर बना कोण, अर्धवृत्त की परिधि पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त की परिधि पर बना कोण समकोण होता है, ठीक है। देखो त्रिज्य खंड क्या होता है? प्यारे मित्रों, ये कोई सर्कल है, ये त्रिज्या आर आर, और ये क्या है? चाप। ये त्रिज्या, ये क्या है? चाप, ठीक है। इस कोण को थीटा मान लेता हूं। त्रिज्या और ये क्या है? चाप। और चाप को जनरली एल से बताते हैं। अब एल से आप बताओ मत बताओ, वो आपकी इच्छा है। एल बराबर आर थीटा लिखते हैं, चाप को इन जनरल एल से बताया जाता है, ठीक है। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले मुझे अगर इसकी परिधि निकालनी है, परिधि मतलब ये त्रिज्या, ये चाप। चलो त्रिज्या तो क्वेश्चन दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट चाप थोड़ी देगा, चाप तो निकालनी पड़ेगी। सो आइए मेरे प्यारे मित्रों, चाप बराबर
चाप बराबर, बहुत सिंपल है मित्र चाप निकालना, मैं रटवा नहीं रहा हूं फॉर्मूले, आपको समझा रहा हूं, जितना कोशिश हो सके मैं आपको फॉर्मूले समझाऊंगा। देखो ये पूरी चाप होती है 2 पाई आर की, ये पूरी परिधि 2 पाई आर होती है, पूरी परिधि होती है 2 पाई आर, पर मुझे है ना ये पूरी परिधि नहीं चाहिए, मुझे केवल ये हिस्सा चाहिए, मुझे केवल ये हिस्सा चाहिए। और ये हिस्सा किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पर। अरे थीटा जितना ज़्यादा खुलेगा ये चाप उतना ज़्यादा बड़ा होगा, और ये थीटा जितना ज़्यादा बंद होगा ये चाप उतना कम हो जाएगा। थीटा पे तो डिपेंड कर रहा है, मैं मेरा हाथ का एंगल जितना कम खोलूँगा उतना ये डिस्टेंस कम होगी, और जितना ये बड़ा खोलूँगा ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी। बेसिक सी बात है यार। तो ये कोण आप जितना ज़्यादा खोलोगे उतना ये बड़ा होगा, जितना ये कम करोगे उतना ये छोटा होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों 2 पाई आर थीटा बटा 360, ये आ गई इस चाप की लंबाई। सही है। अच्छा अब निकालो परिधि। अब क्या निकाल लेते हैं? परिधि निकाल लेते हैं। परिधि निकालना बहुत आसान है, चाप तो जोड़ ही लो, परिधि में चाप भी तो आ रही है 2 पाई आर थीटा बटा 360, परिधि में ये चाप तो जोड़ ही ली, प्लस कर दो r प्लस आर, r प्लस आर मतलब 2r। सही है। क्षेत्रफल देखो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पर मुझे पूरा वृत्त का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, मुझे केवल ये हिस्सा चाहिए जो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। थीटा खुलेगा तो ये भी बड़ा होगा, थीटा बंद होगा तो ये भी छोटा हो जाएगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, मुझे केवल वो हिस्सा चाहिए जो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये आ गया इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब मुझे ये नहीं, मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये नहीं पूछा है, मुझे तो ये पूछा है दीर्घ त्रिज्य खंड। अच्छा एक और बात बताऊं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये भी होता है और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये भी होता है, 1/2 इंटू चाप इंटू त्रिज्या। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये भी होता है और ये भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। पर मुझे ना ये चाहिए दीर्घ त्रिज्य खंड। तो मेरे प्यारे मित्रों दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप दो तरीके से निकाल सकते हो। या तो क्या करो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें से ये हिस्सा घटा दो, समझ रहे हो? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। भले आप चाहो तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर इससे निकालो त्रिज्यखंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के अगर आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दोगे लघु त्रिज्यखंड का, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का नहीं आ जाएगा। या तो ऐसे करो, या क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला है ना इसी को लिख दो वापस, पाई आर स्क्वायर बटा 360। बस थोड़ा सा चेंज कर देना कि ये टोटल सर्कल 360 डिग्री का होता है। मुझे ये थीटा नहीं चाहिए, मुझे ये पीछे वाला चाहिए हिस्सा। तो पीछे वाला हिस्सा कितना होगा? 360 माइनस थीटा होगा। ये वाला हिस्सा कितना होगा? 360 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। इससे भी कर सकते हो आप। ये भी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ये भी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। मेरी बात समझ रहे हो मित्रों? कोई तकलीफ तो नहीं? सब चीजें बता दिया आपको मैंने, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। एक बात आपको और बताऊं, ध्यान रखिएगा कि ये जो L होता है ना, इस L का मतलब होता है आर थीटा। L बराबर आर थीटा भी होता है, पता है? L बराबर आर थीटा होता है। चाप बराबर त्रिज्या इंटू कोण भी होता है, चाप बराबर ये भी होता है, बस ये डिग्री में है और ये रेडियन में है। L बराबर आर थीटा भी होता है, L बराबर ये भी होता है। कई बार आपको ये भी दिखेगा कि आर थीटा प्लस 2r इसकी परिधि, ठीक है? तो ये चाप का फॉर्मूला होता है L बराबर आर थीटा।
ठीक है। आपको एक दो बातें और बताऊं, समझो। ये डिग्री और रेडियन मैंने अभी बोला, बीच में क्या बोला, ये कौन से वर्ड है, क्या वर्ड है? प्यारे मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि यदि डिग्री को, एक बार एक काम करता हूं मैं, त्रिज्यखंड आपको मैंने पढ़ा दिया है, इसके साथ में एक बार आपको वृत्तखंड पढ़ा देता हूं, उसके बाद डिग्री रेडियन पे चर्चा करूंगा तो ठीक लगेगा, है ना। एक बार वृत्तखंड पढ़ लो ताकि ये कंप्लीट हो जाए, फिर अपन आगे बात करेंगे तो ठीक रहेगा। इसको देखो, वृत्तखंड, वृत्तखंड, ठीक है। वृत्तखंड को समझो प्यारे मित्रों। ये कोई सर्कल लिया, ये उसका केंद्र बिंदु है, और ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये तो क्या हो गया, त्रिज्यखंड बना लिया मैंने। ये लो जीवा, ये जीवा और ये चाप, ये जीवा और चाप के कारण बना हुआ ये जो खंड है ना, इस खंड को बोलते हैं त्रिज्यखंड, सॉरी वृत्तखंड, ठीक है। प्यारे मित्रों, इसको तो मैं थीटा ले लेता हूं, ये तो थीटा हो गया, ये आर हो गया और ये आर हो गया। अगर मुझे इसकी परिधि निकालनी है, अगर मुझे इसकी परिधि निकालनी, तो बोलो परिधि क्या हो जाएगी, ये तो होगी जीवा, तो जीवा प्लस चाप, जीवा जोड़ दो और चाप जोड़ दो, इसकी परिधि नहीं आ जाएगी, इसकी बाउंड्री नहीं आ जाएगी। तो जीवा प्लस चाप कितनी होती है, 2 पाई आर थीटा बटा 360 प्लस जीवा। कॉर्ड, अगर आप इस चाप में से, ये चाप है, चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटा 360 है, चाप में अगर आप ये जीवा जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, परिधि आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो, अगर इसका मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले क्या करूंगा, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लूं। पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे मित्रों, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं, ये त्रिभुज अगर माइनस कर दूं, इस पूरे त्रिज्यखंड में से अगर मैं ये त्रिभुज को माइनस कर दूं, हटा दूं इस त्रिभुज को, तो बचेगा क्या, केवल वृत्तखंड बचेगा। और कल मैंने बताया था, मतलब जो अपना लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में मित्रों मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल में दो भुजाएं आपको दे दें और एक कोण दे दे, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, हाफ ए बी साइन सी से, हाफ ए बी साइन सी। तो किसी भी ट्राइंगल का अगर आपको एरिया निकालना है जिसमें दो साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, दो साइड दे दे और एक एंगल दे दे, तो उसका फॉर्मूला क्या लगाता है, हाफ ए बी साइन सी, ऐसे निकालते थे, हाफ ए बी साइन सी करके निकालते थे, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, सही है मित्रों। ये हो गया इसका क्षेत्रफल, किसका, वृत्तखंड का। पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो बड़ा वाला चाहिए, ये तो लघु वृत्तखंड का आया ना, मुझे चाहिए दीर्घ वृत्तखंड का। तो मेरे प्यारे मित्रों, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, दीर्घ वृत्तखंड का यदि क्षेत्रफल निकालना है प्यारे मित्रों, तो मैं क्या करूंगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा, क्या माइनस कर दूंगा, ये वाला क्षेत्रफल, दैट्स ऑल। सो माइनस कर दूंगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, सही है मित्र।
ये आ गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत तो बताओ मित्रों, एकदम सेटो सेट है क्या सब मामला? सही है मित्रों। आइए बताते हैं, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं ना। ये थोड़े अजीब से वर्ड है मित्रों इंग्लिश में, इसके बहुत मुश्किल से याद होते हैं ये वर्ड, बहुत मुश्किल से। ये तो है सेगमेंट, वृत्तखंड यानी सेगमेंट, ये इसका एक सेगमेंट है, वाव। और ये सेक्टर, सेक्टर सेक्टर टेक्टर है, ये सेक्टर हो गया और वो क्या था, सेगमेंट था। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा आप, ठीक है ना। अब आप दोस्तों मैं आपको बताता हूं, सेक्टर सेगमेंट हो गया। अब मैंने आपके बीच में बात करी थी मतलब डिग्री और रेडियन के बारे में, वो मैंने क्या बात करी थी मैं आपको बताता हूं प्यारे मित्रों, समझिएगा। जब कभी भी डिग्री को बदलना हो, किस में, रेडियन में, डिग्री को बदलना हो किस में मेरे प्यारे मित्रों, रेडियन में, तो गुणा करेंगे पाई बटा 180 से। और अगर मेरे प्यारे मित्रों रेडियन को बदलना हो डिग्री में, रेडियन को बदलना हो डिग्री में, तो गुणा कर देंगे 180 बटा पाई से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो पाई बटा 180 गुणा कर दो, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है तो 180 बटा पाई से गुणा कर दो। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैंने इसके बारे में इन डेप्थ और भी बात करेंगे कि एक रेडियन में कितने डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकंड होते हैं, ये सब आपसे बात करेंगे जब हम अपन ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें इस पर चर्चा करते हैं। इस टॉपिक में इस लायक कोई चर्चा काम की भी वैसे नहीं है, ठीक है। देखो मुझे आपको ये बताना था कि ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और इसको मैंने किसके बराबर लिख दिया, 1/2 इंटू चाप इंटू त्रिज्या लिखा था ना। देखो 1/2 इंटू चाप का मतलब क्या होता है, आर थीटा, चाप का मतलब आर थीटा, और ये आर का मतलब आर, चाप का मतलब आर थीटा होता है। अच्छा 1/2 आर इंटू आर तो हो गया, चलो आर स्क्वायर। अब ये थीटा है ना, किस में, रेडियन में है, मतलब इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो इसको मैं गुणा किससे कर दूंगा, पाई बटा 180, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा कर दूंगा, पाई बटा 180 से। मतलब ये चाप बराबर आर थीटा होता है ना, चाप बराबर आर थीटा होता है, थीटा को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं डिग्री रेडियन में, तो आप देखो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 180 इंटू 2 360। तो आप देख पा रहे हैं फॉर्मूला वापस यही बन गया, फॉर्मूला जो था वापस यही बन गया। तो ये और ये सेम ही है, आप चाप का फॉर्मूला लगाओ, आर थीटा, आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया, थीटा को बदल लिया रेडियन में, तो ये वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बोलो बात समझ में आ गई मित्रों? सॉरी वो थीटा कहाँ गया इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, मैंने गलत किया मित्रों, कुछ गलत दिखा क्या, 1/2 चाप इंटू त्रिज्या आर थीटा, तो लिखो वापस, कन्वर्ट तो उसी को कर रहे हो ना, थीटा छुपा ही दिया मैंने, ठीक है। मुझे लगा थीटा कहाँ गायब हो गया,
चलो, और बाकी दोस्तों अपन इस बारे में बात करेंगे कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, एक रेडियन में कितने डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकंड, ये सब अपन बात करेंगे। बोलो, अब अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में ये सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया सारा। सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया, मतलब ऑलमोस्ट सर्कल अपना कंप्लीट हो गया। सर्कल अपना ऑलमोस्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आइए सर्कल पे ना एक क्वेश्चन देता हूं आपको, करके बताना मुझे, ठीक है। सर्कल पे मित्रों आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उस सर्कल पे क्वेश्चन मुझे करके बताइएगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया अपने सर्कल पे, जस्ट सपोज, इसमें नहीं है, छोड़ो। प्यारे मित्रों एक क्वेश्चन आ गया, ये कोई सर्कल है और ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, ये त्रिज्या इनकी 2a है और ये है। अगर वृत्त की त्रिज्या 2a है, वृत्त की त्रिज्या प्यारे मित्रों 2a है, वृत्त की त्रिज्या अगर 2a है तो बताओ छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। इस सर्कल की त्रिज्या हमें 2a दे रखी है, तो हमें छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो पूछा है। करना जरा मित्रों इसको। तो मेरे प्यारे मित्रों 3 सर्कल दे दिए और वृत्त की त्रिज्या 2a दे दी, छायांकित भाग का यदि हमें क्षेत्रफल पूछा है, तो मेरे प्यारे मित्रों आप जरा समझिएगा इस चीज को कि ये हो गया वृत्त की त्रिज्या 2a है, इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या ये देखो, ये 2a हो गई, ये 2a हो गई, ये 2a हो गई, ये 2a, ये 2a और ये भी 2a। वृत्त की त्रिज्या मैंने 2a मान ली ना, तो ये त्रिज्या 2a, ये त्रिज्या 2a, ये बन गया 4a, ये भी 4a और ये भी 4a। तो आप देख रहे हो तीनों भुजाएं अगर बराबर है, इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तो मित्रों इस त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई, 4a आ गई। अगर मैं इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये वृत्त के तिहाई हिस्से घटा दूं, तो मतलब सॉरी तिहाई नहीं, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, मतलब छठा हिस्सा है। पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री, मतलब आधा सर्कल हो गया। तो अगर मैं पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में आधा वृत्त घटा दूं, ये आधे वृत्त के बराबर है, आधा वृत्त घटा दूं तो ये नहीं बचेगा, ये हिस्सा, ठीक है। तो प्यारे मित्रों मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो √3/4 भुजा स्क्वायर माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²/2। सही है मित्रों। कई बार बच्चा क्या है ना कि ऐसे क्वेश्चंस बच्चा करता है, कई बार होशियार बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को रटके जाते हैं, मतलब ऐसे इस छायांकित भाग को रटके जाते हैं कि ऐसा आएगा तो ये चिपका देंगे। और हल्का सा यहाँ पर जनरली इन जनरल ऐसे क्वेश्चंस में त्रिज्या दे रखी होती है a, तो वो a को रटके जाते हैं। मैंने यहाँ 2a ले लिया, अब क्या कर लोगे, करना ही पड़ेगा। भुजा क्या हो जाएगी 4a। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप हर चीज को रटो, रटना तो कोई चीज है ही नहीं। त्रिज्या 2a/2, फिगर चेंज होते ही उत्तर चेंज हो जाएगा। आंसर रटना मतलब ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, आंसर को रटना। चलो कोई बात नहीं, भुजा हो जाएगा 4a
और त्रिज्या हो जाएगी 2a। तो मेरे प्यारे मित्रों √3/4 16a² माइनस पाई 4a² बटा 2, 4 चौक 16 और 4√3a² माइनस 2 दूनी तो 2 पाई a²। 2 कॉमन ले लूंगा, 2 कॉमन क्या रहा, 2√3 a² भी कॉमन आ जाएगा ना, 2a² कॉमन, अंदर क्या रहा 2√3 माइनस पाई। सही है मित्रों, तो ये आ जाएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझ गए मेरी बात। मैंने क्या किया, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये 3 हिस्से जो थे, मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 180 डिग्री हो गया, मतलब अर्धवृत्त हो गया। तो मैंने अर्धवृत्त को घटा दिया, अर्धवृत्त को घटा दिया, तो जो आया वो मित्रों आंसर हो गया। सही है क्या। चलिए आइए, अपन कहाँ चल रहे थे, अपन चल रहे थे चतुर्भुज की ओर। अब देखो चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। प्यारे मित्रों चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, समझिएगा मित्रों, प्यारे मित्रों चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल को आप समझिएगा, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा ही कुछ होता है चतुर्भुज मित्रों, मतलब चतुर्भुज का कोई खास शेप नहीं होता है। ये विकर्ण, ये विकर्ण और ये विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। इसका परिमाप तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो ये कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, इसकी परिमाप के बारे में बात करूं तो परिमाप तो वेरी सिंपल हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग। परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग। सही है, परिमाप चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। और जो क्षेत्रफल है ये हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्ण इंटू 1/2 इंटू विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। एक बटा दो इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। इसके अलावा दोस्तों इस चतुर्भुज में कोई भी खास बात नहीं है। जो ये बात थी मैंने आपको सादी सादी बता दी। अब चतुर्भुज के जो 4 और भाई है ना दोस्तों, वो हमें आने चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले समझो प्यारे मित्रों, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललो, बड़ी गजब की स्पेलिंग है इसकी, पैरेललोग्राम। थोड़ा देख लेना मित्रों, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है मेरी, देख लेना कहीं मैंने ए वगैरह ऊपर नीचे किया हो तो, है ना। ये कैसा होता है पैरेललोग्राम, होता कैसा है प्यारे मित्रों, ये कुछ ऐसा होता है, ये होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, ये ए बी सी और डी। सबसे पहली बात प्यारे मित्रों, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। ए बी समांतर सी डी एंड ए डी समांतर बी सी। ए बी जो है सी डी के समांतर होता है, मतलब ए बी, ये जो ए बी है ये सी डी के समांतर, ए डी जो है बी सी के समांतर। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होती है,
समांतर भी होती है, साथ ही साथ बराबर भी होती है। जैसे आयत में नहीं होती, वैसे ही ए बी बराबर सी डी एंड ए डी बराबर बी सी। ठीक है। विकर्ण बराबर तो नहीं होते, बट ये है कि समद्विभाजन जरूर करते हैं। मतलब ये बराबर ये और ये बराबर ये। सम्मुख भुजाएं बराबर कर दी, और विकर्ण जो है समद्विभाजन करते हैं जी। ये बराबर ये और ये बराबर ये, इसको मैं ओ नाम दे दूं तो AO बराबर OB, सॉरी AO बराबर OC एंड OB बराबर OD एंड OB बराबर OD। AO बराबर OC और OB बराबर क्या हो जाएगा, OD। सही है। इसके बाद समझे प्यारे मित्रों, विकर्ण समद्विभाजन करवा लिए। इसके बाद समझे, अगर मान लो ये विकर्ण कोई D1 है और ये विकर्ण मान लो कोई D2 है। ये विकर्ण D1 है, ये विकर्ण D2 है। इस भुजा को मैंने A नाम दे दिया, इस भुजा को मैंने B नाम दे दिया। ये D1 है, ये D2 है। तो प्यारे मित्रों, आपको ध्यान क्या रखना है कि विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्णों के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता, डबल होता है जी। भुजाओं के वर्गों के योग का डबल होता है। विकर्णों के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग का डबल होता है। किसमें? समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में। इसके बाद इसका परिमाप अगर चर्चा करूं, इसका जो परिमाप होता है वो तो वही 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस 2 बार A 2 बार B, 2 कॉमन ले लो। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? आधार इंटू ऊंचाई। इसके अलावा इसमें और मुझे कोई खास बात दिखती नहीं है। जितनी मुझे खास बात दिखती है वो मैंने सारी आपको बता दी। इसके अलावा तो कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्षेत्रफल आ गया, परिमाप आ गया, विकर्णों वाला फॉर्मूला आ गया, समद्विभाजन करवा लिया, बराबर बोल दिया, सब ठीक है। बढ़ लूं आगे। इसके बाद देखिए जरा प्यारे मित्रों, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोम्बस। अच्छा, आपको ये पता लग गया होगा कि ये आयत की तरह बिहेव करता है। ये लगभग आयत की तरह होता है। आयत लगभग समांतर चतुर्भुज की तरह होता है। सही है ना? ये तो आपको पता लग गया होगा। आयत लगभग समांतर चतुर्भुज की तरह होता है। ठीक है, इसको देखो, समचतुर्भुज। ABCD। ठीक है, समचतुर्भुज जो है वो लगभग वर्ग की तरह बिहेव करता है। समचतुर्भुज जो है वो लगभग वर्ग की तरह बिहेव करता है, जबकि समांतर चतुर्भुज किसकी तरह करता है? आयत की तरह। ठीक है, सबसे पहली बात बताएं आपको, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, तो उसमें भी थी, समांतर चतुर्भुज में भी। AB समांतर CD होता है और AD समांतर क्या होता है? BC। AB समांतर CD होता है और AD समांतर क्या होता है? BC। इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। उसमें सम्मुख भुजाएं बराबर थी, जबकि इसमें चारों भुजाएं बराबर। अच्छा, विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण कोई बराबर तो नहीं होते, पर विकर्ण जब समद्विभाजन करते हैं तो मजेदार समद्विभाजन करते हैं। ये बराबर ये हो जाता है और ये बराबर ये हो जाता है। साथ ही साथ 90 डिग्री कोण भी बना डालते हैं, जैसे वर्ग में बनता है।
वर्ग में भी विकर्ण लंब समद्विभाजन करते हैं और समचतुर्भुज में भी विकर्ण लंब समद्विभाजन करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों विकर्ण समद्विभाजन करवाओ। AO बराबर OC एंड OB बराबर OD। विकर्ण समद्विभाजन करते हैं, साथ ही साथ 90 डिग्री कोण भी बनाते हैं, यानी कोण AOB बराबर BOC बराबर COD बराबर DOA बराबर 90 डिग्री। AOB BOC COD DOA ये चारों के चारों बोलो 90 डिग्री। इसी चीज को तो क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं कि विकर्ण, इसी चीज को बोलते हैं विकर्ण लंब समद्विभाजन करते हैं। विकर्ण लंब समद्विभाजन करते हैं। विकर्ण लंब समद्विभाजन करते हैं। ठीक है मित्रों, ठीक है। देखो जरा, इसका अगर मान लूं ये विकर्ण में D1 मान लूं और ये विकर्ण में D2 मान लूं, मतलब एक विकर्ण D1 हो गया और एक विकर्ण D2 हो गया। ये भुजा A है तो ये भी A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समचतुर्भुज में विकर्णों के वर्गों का योग, समचतुर्भुज में विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग का 4 गुना होता है। समचतुर्भुज में विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग का 4 गुना होता है। देखो यहां पर A² + B² था, क्योंकि दोनों भुजाएं अलग अलग थी, ठीक है ना। तो यहाँ A² रखा, यहाँ भी रख दो A²। अगर दोनों मतलब चारों भुजाएं मान लो बराबर हो तो A² 2A² × 2 4A²। ये तो हो गया परिमाप। प्यारे मित्रों परिमाप क्या हो जाएगा, 4 × भुजा, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर। इसका भी वही होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर, पर चूंकि विकर्ण बराबर नहीं है इसलिए इसको लिखना पड़ रहा है विकर्णों का गुणनफल। अगर विकर्ण बराबर हो जाते तब तो मैं क्या लिख देता, विकर्ण × विकर्ण विकर्ण स्क्वायर। पर अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो मैं विकर्ण × विकर्ण क्या लिखूंगा, विकर्णों का गुणनफल। सही है। तो ये हो गया आपका समचतुर्भुज। जितना हमें आना चाहिए उतना मैंने आपको लिखवा दिया, जितना अपने काम का है। ठीक है, अगला देखें। अगला है मेरे प्यारे मित्रों समलंब चतुर्भुज। समझिएगा, समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज यानी क्या समझे प्यारे मित्रों, ट्रेपेजियम। समझो जरा, ट्रेपेजियम को समझो। समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम, ये कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है। A, B, C और D। सबसे पहली बात इसमें AB समांतर CD होती है, एक जोड़ा समांतर होता है। AB समांतर CD, ये समांतर नहीं होता, ये बराबर हो जाता है। AB समांतर CD होता है और AD बराबर BC होता है। AD बराबर BC होता है। AB समांतर CD और AD बराबर BC। ठीक है, और परिमाप वही चारों भुजाओं का योग। इसके अलावा तब इसमें क्या बताएं, परिमाप तो वही। अच्छा एक बात और है ना कि इसमें जो है ना, ये जो कोण होते हैं, ये कोण और ये कोण 180 डिग्री, और ये कोण और ये कोण 180 डिग्री। आप यूं भी कह सकते हो कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं।
ये बराबर भी कह सकते हो और ये 180 डिग्री भी कह सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं। ठीक है, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण ए प्लस सी बराबर कोण बी प्लस डी बराबर 180 डिग्री। इन दोनों का योग और इन दोनों का योग बराबर होता है और वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अच्छा, परिमाप वही चारों भुजाओं का योग, परिमाप चारों भुजाओं का योग कभी नहीं पूछा, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, इंटू उनके बीच की दूरी। सही है मित्रों? इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच का डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है वो? वेरी सिंपल। समांतर समलंब चतुर्भुज में पता है क्या है? एक चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या प्यारे मित्रों, समझिएगा, ये कोई मान लो ये कोई समलंब चतुर्भुज बनाया मैंने, ए बी सी डी। ठीक है जी, और ये मिड पॉइंट दे दिया मैंने पी और क्यू। यदि पी तथा क्यू क्रमशः भुजा एडी, भुजा एडी तथा भुजा बीसी के मध्य बिंदु हो, मध्य बिंदु हो एवं ए बी समांतर पी क्यू समांतर सी डी हो। क्या? ए बी समांतर पी क्यू समांतर सी डी हो, तो क्या कह सकते हैं अपन कह सकते हैं कि पी क्यू का जो मान है वो सी डी प्लस ए बी बटा 2 होगा। पी क्यू का जो मान है वो क्या होगा? सी डी प्लस ए बी बटा 2, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कब की बात है? जब पी और क्यू इसके यदि मिड पॉइंट हो, मध्य बिंदु हो, और ए बी पी क्यू और बी सी आपस में, सी डी आपस में समांतर हो। समांतर मतलब समझते हो ना, जिनको आगे पीछे कितने बड़े आपस में काटते नहीं है, जिनके बीच का गैप बराबर होता है। ठीक है जी। एक और बात सुनो मेरे प्यारे मित्रों, हैंडसम मित्रों, जैसे ये कोई समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, नाम देते हैं इसको ए बी सी और डी। अगर इसमें विकर्ण मैंने डाल दिए, एक ये विकर्ण डाल दिया और एक ये विकर्ण डाल दिया, और इसका मैंने नाम दे दिया है ये पी क्यू। यदि पी तथा क्यू क्रमशः विकर्ण, यदि पी तथा क्यू क्रमशः विकर्ण बी डी एवं विकर्ण ए सी के मध्य बिंदु हो, के मध्य बिंदु हो, तथा ए बी समांतर पी क्यू समांतर सी डी हो, तथा क्या? ए बी समांतर पी क्यू समांतर सी डी हो, तो मेरे प्यारे मित्रों, तो पी क्यू का जो मान होगा
वो होगा सी डी माइनस ए बी बटा 2। यहां होगा सी डी प्लस ए बी बटा 2 और यहां होगा सी डी माइनस ए बी बटा 2। किसका मान? पी क्यू का मान। ये दो चीजें याद रह जाएगी ना। मतलब बड़ी सिंपल है, भुजाओं का मिड पॉइंट हो तो भुजाओं का औसत ले लो, और विकर्णों का मिड पॉइंट हो तो भुजाओं का अंतर लेके बटा 2 कर दो। सही है। आगे देखिए मेरे प्यारे मित्रों, समझिएगा बड़े ही ध्यान से। अगर ये कोई सर्कल है, इस सर्कल में मान लो मैं कोई चक्रीय चतुर्भुज बनाता हूं। ये कोई चक्रीय चतुर्भुज है, नाम दे दिया मैंने ए बी सी और डी। सो मेरे प्यारे मित्रों, इस चक्रीय चतुर्भुज में खास बात क्या है? पहली खास बात तो यह है कि इसके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। मतलब कोण ए प्लस सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा, और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री होगा। जो इसके सम्मुख कोण होते हैं इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बी और डी 180 डिग्री, ए और सी 180 डिग्री होता है। तथा इसका अच्छा, ये केवल तभी बनेगा यदि चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को स्पर्श करें, वृत्त की परिधि को स्पर्श करे, तभी चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। तभी वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। मतलब चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को टच करने चाहिए। चारों शीर्ष अगर टच कर रहे हैं तो ही वह चक्रीय चतुर्भुज है, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, अगर मैं ये बाहर मिला लूं ये वाला, तो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला जो कोण है ये इस कोण के बराबर होता है, कोण ए के। मतलब कोण सी चक्रीय चतुर्भुज का कोई बहिष्कोण, चक्रीय चतुर्भुज का कोई बहिष्कोण उसके शेष अंतःकोण के बराबर होता है। उसके शेष अंतःकोण के शेष सम्मुख अंतःकोण, शेष सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। क्या बोला मैं? कोण सी बराबर, सॉरी कोण सी ऐसे नहीं लिख सकते, बी सी डी कर रहा हूं, ठीक है। कोण बी सी डी, कोण बी सी डी, ये जो बी सी डी है ये किसके बराबर होगा? कोण ए के, कोण ए के बराबर होगा। ये जो बी सी डी का मान है वो कोण ए के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको मैं और बता रहा था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी, जहां एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 2, यानी अर्ध परिमाप। यानी क्या? अर्ध परिमाप, ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे मित्रों, ये ए हो गया, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा।
ध्यान रखिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल में यहाँ आगे क्या आता है, एस आता है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं होता हीरो का सूत्र, हीरो के सूत्र में यहाँ आगे एस आता है, जबकि यहाँ एस नहीं आता, यहाँ एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी होता है, और उससे अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज मित्रों और थी जो मुझे याद आ रही है हल्की हल्की, अब हल्की हल्की याद आ रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ, एक चीज मैं आपको ये बता रहा था, कि यदि ये कोई सर्कल है तो इस सर्कल में ना, ये मान लो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा, ओहो ये स्पर्श रेखा है। थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे और भी कुछ बताना है उस बोर्ड पे। ये कोई सर्कल है, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, इसका नाम दे दिया ABCD। तो ध्यान रखना कि अगर वृत्त के बाहर अगर कोई चतुर्भुज बन रहा है तो उनकी सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है। AB बराबर CD, AB प्लस CD जो है बराबर होगा किसके, AD प्लस BC के। ये आपको ध्यान रखनी है कि इस कंडीशन में AB और CD का जो सम है, AB और CD का जो सम है वो AD और BC के सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक बात हमें मित्र आपको और बतानी है। यदि मान लो मैं आयत की बात करूं, आयत, वर्ग और वृत्त, इन तीनों पे एक छोटी सी तुलना पूछी गई थी एक बार, जिसको मैं आपके सामने पेश करता हूं। समान परिमाप, समान क्षेत्रफल। समान परिमाप एवं समान क्षेत्रफल। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं आयत, वर्ग और वृत्त के परिमाप समान कर दूं, आयत, वर्ग और वृत्त के परिमाप समान कर दूं, तो न्यूनतम क्षेत्रफल होगा आयत का, न्यूनतम क्षेत्रफल, मध्यम क्षेत्रफल, उच्चतम क्षेत्रफल, उच्चतम क्षेत्रफल। और यदि मैं तीनों के क्षेत्रफल समान कर दूं, आयत, वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल समान कर दूं, तो अधिकतम परिमाप, आयत का परिमाप अधिकतम होगा, अधिकतम परिमाप, मध्यम परिमाप, मध्यम परिमाप, और ये न्यूनतम परिमाप। इस चीज को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा मित्रों। यदि समान परिमाप कर दें तो किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा या कम होगा, और यदि क्षेत्रफल समान कर दें तो किसका परिमाप अधिकतम या न्यूनतम हो गया, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो आज हमने कंप्लीट कर दिया क्या क्या, बेसिक जितना भी था हमने कंप्लीट कर दिया। आयत, वृत्त, वर्ग, चतुर्भुज और त्रिभुज, इन सब के बारे में दोस्तों हमने जितना बेसिक जाना वो बहुत काम का बेसिक है। अब अगले लेक्चर से दोस्तों अपन क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।